मेरे स्टूडेंट, आज हम देखेंगे 16 पॉइंट जो कि कहाँ से लिए गए हैं। मेडिकल, नर्सिंग फाउंडेशन, मेडिकल सर्जिकल, पीडियाट्रिक सभी से मिक्स करके ही लिए जाते हैं वैसे ये। तो अब देखते हैं इसमें कहाँ से ज़्यादा आए होंगे। तो 16 पॉइंट देखेंगे जो कि बड़े इंपॉर्टेंट है और आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम्स के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और मैं 16 पॉइंट ले रही हूँ, कल तो मैंने 25 पॉइंट लिए थे जो कि आप लोगों को ज़्यादा मुझे अच्छे रिव्यू नहीं मिल पाए, तो इसलिए मैंने ये पॉइंट कम कर दिए हैं, क्योंकि हो सकता है जी ज़्यादा लेंदी वीडियो होने से आपको प्रॉब्लम होती होगी, तो मैंने छोटा बनाने के लिए 16 पॉइंट लिए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। और जो नए व्यूवर्स हैं वो लाइक ज़रूर कर दें, सब्सक्राइब भी करें, सब्सक्राइब के बगल में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस करें, ताकि जो भी इसमें आजकल हम जो सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं ना, जिसमें कि आपको एमसीक्यूज़ दिए जाते हैं, कुछ आपको क्विज़ दिए जाते हैं विद द हेल्प ऑफ डायग्राम और इमेजेस और ये सेंटेंसेस, तो इसमें आप काफ़ी इसमें पार्टिसिपेट करिए, ज़रूर से आपको फ़ायदा मिलेगा। इसी चैनल के लिस्ट में जाइए, इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, फॉर फिंगर ड्रेसिंग, यानी कि जो फिंगर की ड्रेसिंग है, उंगली की जो पट्टी की जाती है जब चोट लग जाती है, तो उसके लिए कितनी चौड़ी पट्टी लेनी चाहिए? 1 इंच विड्थ बैंडेज। ठीक है, तो हमको कितनी लेनी चाहिए? 1 इंच की चौड़ी बैंडेज लेनी चाहिए, जो कि यहाँ पे मैंने लिखा भी है। ठीक है, आफ्टर असेसिंग द टेम्परेचर, टेम्परेचर को देखने के बाद जो थर्मामीटर होता है उसको शुड बी डिसइंफेक्टेड विथ 1:40 स्ट्रेंथ ऑफ डिटॉल, यानी कि जो डिटॉल होता है उसका कितना रेशियो होना चाहिए? 1:40 का स्ट्रेंथ होनी चाहिए डिटॉल की, जिससे कि आप उसको डिसइंफेक्ट कर पाएँ थर्मामीटर को टेम्परेचर लेने के बाद। या फिर 1:20 की स्ट्रेंथ होनी चाहिए किसकी? सेवलॉन की। अगर आप सेवलॉन ले रहे हैं तो 1:20 की स्ट्रेंथ होनी चाहिए, अगर आप डिटॉल ले रहे हैं तो 1:40 की स्ट्रेंथ होनी चाहिए। और कितनी देर तक के लिए डिप करना चाहिए इसमें? 5 मिनट के लिए। ठीक है, किसके लिए? डिसइंफेक्ट करने के लिए थर्मामीटर को आफ्टर टेकिंग टेम्परेचर। ओके, देन योर टेकिंग टेम्परेचर बाय एक्जिला, सॉरी ड्यूरिंग टेकिंग टेम्परेचर बाय एक्जिला, जब आप एक्जिला से टेम्परेचर लेते हैं तो उसकी जो एक्जिला में जो स्वेटिंग होती है ना, प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर कैन कॉज अ फॉल्स रीडिंग, तो वो क्या कर सकता है? उसकी गलत प्रेजेंस बता सकता है, मतलब कि उसकी जो मेजरिंग है, उसका जो मेजरमेंट है वो गलत बताएगा रीडिंग। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सॉरी क्वेश्चन नहीं मतलब पॉइंट, रिलैप्सिंग फीवर इज डिफाइंड। रिलैप्सिंग फीवर को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? कि वो हम उसे ऐसे परिभाषित कर सकते हैं कि ऐसा फीवर जो कि देर आर शॉर्ट पीरियड ऑफ फीवर। ठीक है, यानी कि क्या होता है, देखिए हिंदी में भी मैंने लिखा है, जिन बच्चों को समझ में नहीं आ रहा होगा ये क्या है तो वो समझ लीजिए कि आप ही के डिमांड के अकॉर्डिंग मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही ट्रांसलेट करके डाल देती हूँ, जिसको भी जिसमें आपको फ़ायदा लगता है आप उससे देख सकते हैं। ठीक है, तो यानी कि जो बुखार है, रिलैप्सिंग फीवर मतलब बार बार जो आ रहा है ना बुखार, तो उसका जो उसको कैसे परिभाषित कर सकते हैं कि वो कुछ जो फीवर होता है वो कुछ अवधि के लिए होता है, थोड़े समय के लिए रहता है, और उसके बाद वो एक या अधिक दिनों तक का क्या रहता है? सामान्य बना रहता है। यानी कि ऐसा लगेगा पर्सन को कि अब मैं ठीक हो गया हूँ, लेकिन वो फिर से आ जाएगा कुछ टाइम के लिए। ठीक है, यानी कि फीवर की बार बार क्या हो रही है? पुनरावृत्ति हो रही है। ठीक है, तो ये जो फीवर होता है ये शॉर्ट पीरियड के लिए रहता है, आफ्टर 1 और मोर डेज ऑफ नॉर्मल टेम्परेचर। कितने दिनों के बाद? या एक दिन के लिए या और कुछ ज़्यादा दिनों के लिए वो नॉर्मल रहता है, उसके बाद वो थोड़े समय के लिए कैसा हो जाता है? फीवर आ जाता है। देन द पल्स शुड बी असिस्ट, जो पल्स है उसको कैसे जो पल्स है शुड बी असिस्ट ट्वाइस अ डे इन द पेशेंट हु आर नो सीरियसली इल। ठीक है, जो पेशेंट सीरियसली इल नहीं होते हैं उनकी जो पल्स है वो दिन में कितने बार लेनी चाहिए? 2 बार आप उसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, फिर है उसके बाद बार बार चेक करने की ज़रूरत नहीं, 2 बार इनफ है। और अगर जो नेक्स्ट पॉइंट है, द मोस्ट एक्यूरेट असेसमेंट ऑफ पल्स, जो पल्स रेट आप लेते हैं उसको एक्यूरेट असेसमेंट कहाँ से किया जाता है? इज़ द अपाइकल पल्स। वो कौन सी होती है? अपाइकल पल्स होती है, जो कि क्या देती है? मोस्ट एक्यूरेट रीडिंग देती है। ठीक है, तो जो अपाइकल पल्स होती है असिस्ट बाय द प्लेसिंग द डायफ्राम ऑन द स्टेथोस्कोप ओवर द एपेक्स ऑफ द हार्ट। तो ये अपाइकल जो पल्स होती है वो आपको ओवर द हार्ट, यानी कि जो एपेक्स ऑफ द हार्ट में डायफ्राम को, स्टेथोस्कोप के डायफ्राम को प्लेस करके लेना पड़ेगा, यानी कि आपका स्टेथोस्कोप का यूज़ करके आप अपाइकल पल्स को काउंट कर सकते हैं। ओके, देन नेक्स्ट
point, total cessation of the breathing is known as apnea, यानी कि जो सांस लेना पूरी तरीके से बंद हो जाता है जब, तो उसको एपनिया बोलते हैं, ठीक है, अपनिया। देन नेक्स्ट पॉइंट, इन ऑर्थोपनिया द पेशेंट कैन ब्रीथ ओनली इन अपराइट पोजीशन। ये ऑर्थोपनिया किसे बोलते हैं, जब पेशेंट अपनी सांस को क्या करता है, केवल अपराइट पोजीशन में ले सकता है, यानी कि बैठे हुए पोजीशन में, सीधी स्थिति में वो लेता है, लेटे हुए में उसको प्रॉब्लम होती है, ठीक है। देन लैक ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्लड, जब ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं नोन एज हाइपोक्सिया, ठीक है। ब्लड में कम हो रहा तो हाइपोक्सिया बोलेंगे, अगर टिश्यू में कम हो रहा है ब्लड ऑक्सीजन, तो क्या बोलेंगे उसको, हाइपोक्सिया। और हाइपोक्सीमिया किस में बोलेंगे, ब्लड में, ठीक है। तो समझ में आ गया, जब ऑक्सीजन का जो लेवल होता है वो ब्लड में कम हो जाता है उसको हाइपोक्सीमिया बोलेंगे, अगर वो टिश्यू में कम हो जाता है तो उसको हाइपोक्सिया बोलेंगे, ठीक है, दोनों में डिफरेंट है। फिर है ब्लड प्रेशर इज़ लोअर चिल्ड्रन, यानी कि जो बच्चे होते हैं उसमें ब्लड प्रेशर क्या होता है, कम होता है देन इन अडल्ट के कंपैरिजन में, ठीक है। जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जब बर्थ हुआ था तो वो कब हुआ था, 12 मई 1820, यानी कि उनका बर्थ कब हुआ, बॉर्न कब हुई थी वो, 12 मई 1820 में उनकी पैदाइश हुई थी। यहाँ पर भी हिंदी में भी इसको नोट किया है, ठीक है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ऑल्सो नोन एज, जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल थी उनको किस नाम से जाना जाता था, लेडी विद द लैम्प। क्यों जाना जाता था, क्योंकि वो लैम्प के हेल्प से क्या करती थी, जो ये पेशेंट होते हैं उनकी देख रेख करती थी नाइट में, ठीक है ना। उनके हाथ में हमेशा लैंप रहती थी ताकि वो रात के अंधेरे में भी मरीजों की अच्छी से देखभाल कर पाए, इसीलिए उनको लेडी विद द लैम्प बोलते हैं, ठीक है। देन फ्लोरेंस नाइटिंगेल वॉज डेड, उनकी डेथ कब हुई थी, 13 अगस्त 1910 में उनकी डेथ हुई थी, ठीक है। इंटरनेशनल डे कब मनाया जाता है, ये तो सबको पता है, 12 मई एवरी ईयर, हर साल 12 मई को इंटरनेशनल नर्सेज डे मनाया जाता है, ठीक है। द फंडामेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द नर्स, जो नर्स की फंडामेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो क्या क्या होती हैं, टू प्रमोट हेल्थ, टू प्रिवेंट इलनेस, टू रिस्टोर हेल्थ और टू एलिवेट पेन एंड सफरिंग, ठीक है। यानी कि हेल्थ को बढ़ावा देना, उसको बना के रखना, बीमारियों को दूर करना, और क्या करना, जो रिस्टोर हेल्थ को बहाल करना, यानी कि हमेशा हेल्दी रखना पर्सन को, और इसकी हेल्थ एजुकेशन वगैरह देते रहना, अवेयरनेस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करके, ठीक है। एंड एलिवेट पेन एंड सफरिंग, अगर उसको कोई पेन है और किसी चीज़ से वो सफ़र कर रहा है दुख दर्द से, तो उसको दूर करना, यही उनकी है, वो रहता है रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। और आप लोग होपलेस मत होइए, आप जम के अपनी मेहनत करिए और आपको ज़रूर से अच्छा रिजल्ट मिलेगा, बिल्कुल से होपलेस ना होए, ठीक है। तो क्या होता है कि जो ज़्यादा मेहनत करते हैं, बिल्कुल दिन रात एक करके रखते हैं, उनकी कभी हार नहीं होती है, ठीक है। मेहनत करने वालों की हार नहीं होती है। ओके, गुड बाय, टेक केयर।